नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज में आज से हम लोग भारत में खनिज संसाधनों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। भारत में खनिज संसाधन आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती है जिसमें खनिज से सवाल ना बने। आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में खनिज से एक सवाल जरूर बनता है और मैंने अक्सर देखा है कि सामान्यतः सामान्य अध्ययन की जो सामान्य किताबें होती हैं उसमें भी खनिज में सटीकता और उसके साथ साथ क्रमबद्धता और संपूर्णता तीनों का अभाव पाया जाता है, तीनों नहीं मिलता है। और जो भी ऑनलाइन के माध्यम से खनिज आप देखते हैं उसमें भी हमने बहुत हद तक ये देखा है कि उसमें सटीकता, क्रमबद्धता और संपूर्णता का अभाव रहता है। हमारी पूरी कोशिश है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप यदि हमारे साथ धैर्यपूर्वक एक बार सहज होकर के पूरी क्लासेस खनिज की यदि आप देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला खनिज से कोई भी सवाल आप छोड़ करके नहीं आएंगे, प्रत्येक सवाल आप करके आएंगे। खनिज भूगोल के अंतर्गत आने वाले जो भी टॉपिक होते हैं उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उस देश की अर्थव्यवस्था में खनिज का बहुत महत्व होता है। इसीलिए हमने आप लोगों के बेहतर अध्ययन के लिए खनिज में जो कंटेंट है, जो हमने कंटेंट तैयार किए हैं उसमें हमने बहुत मेहनत किया है ताकि आप हमारी इस क्लास से खनिज पढ़ने के बाद आपको और किसी भी स्थान से, किसी भी दूसरे माध्यम से खनिज पढ़ने की आवश्यकता ना रह जाए। हम लोग खनिज के बिल्कुल बेसिक से, आज की जो क्लास है हम लोग इसमें मुख्यतः समझ विकसित करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के और खनिज के अंतर्गत आने वाले वो विभिन्न जटिलताएं जो इसके अंतर्गत परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, हम उन सभी विषयों पर क्रमशः और सटीकता के साथ और संपूर्णता के साथ अध्ययन करेंगे। हमारे साथ मिलकर के, सहज होकर के, धैर्यपूर्वक आइए प्रारंभ करते हैं। भारत में खनिज संसाधन। भारत में जो खनिज है, मैंने भारत का जब निर्माण करवाया था तो मैंने ये बताया था कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये जो रेड कलर की लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीप अर्थात तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र भारत का, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ये मुख्यतः गोंडवाना की चट्टान है और यही सर्वप्रथम अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये आया था और ये भारत की मुख्य भूमि है, ये भारत की मुख्य भूमि है। मुख्यतः पहला वाली जो क्लास है जहाँ से हम लोगों ने भारत के भूगोल का अध्ययन प्रारंभ किया है उसमें हमने भारत के संपूर्ण भारत के निर्माण की प्रक्रिया बताई थी, ठीक है ना। उसमें हमने बताया था कि इस क्षेत्र का निर्माण किस तरीके से हुआ है, ठीक है ना। एक बार हल्का सा समझ लेते हैं। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है भारत के बीच का, इस रेड कलर की लाइन के बीच वाला जो हिस्सा है, इस भारत का निर्माण ये मुख्यतः गोंडवाना की चट्टान है। ये मुख्यतः गोंडवाना की चट्टान है जो कि अफ्रीका से टूट करके प्रवाहित हुआ था, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ था, जो कि आगे जाकर के अंगारा लैंड की चट्टान से टकराया था जिससे हिमालय का निर्माण हुआ था। तो ये वाली जो चट्टान है, ये जो गोंडवाना की चट्टान है, ये उससे पहले पेंजिया हुआ करता था। पेंजिया के विखंडन के बाद दो मुख्य भूमि का निर्माण होता है, दो प्रमुख महाद्वीपों का निर्माण होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये मुख्यतः उसी का हिस्सा है। और पेंजिया का भी निर्माण जो हुआ है वो किस तरीके से होता है, वो क्रस्ट पर जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से जिस क्रस्ट का निर्माण हुआ अर्थात ज्वालामुखी
का विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी के बाद, जैसे कि अगर ये सतह है तो यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, तो इसकी जो लावा है ये सतह पर इस तरीके से जमता, दोनों तरफ इस तरीके से सतह पर जमता चला गया, जिससे इस क्रस्ट का निर्माण हुआ था, अर्थात जिस प्रोसेस से पेंजिया का निर्माण हुआ था। पेंजिया के बनने के बाद कार्बनिक फेरस में पेंजिया का विखंडन हो गया और पेंजिया के विखंडन के बाद वो दो वर्गों में डिवाइड हुआ, गोंडवाना और अंगारा लैंड में। उसी गोंडवाना का हिस्सा है ये वाला, अर्थात ये मुख्यतः लावा से बना हुआ चट्टान है। जो लावा से बने हुए चट्टान होते हैं उसे लावा चट्टाने या उसे आग्नेय चट्टाने कहा जाता है। 3 प्रकार की चट्टाने होती हैं, हम लोग भौतिक भूगोल में इसको पढ़ेंगे। 3 प्रकार की चट्टाने, उसमें सबसे पहले आग्नेय चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान है हम उसी की बात कर रहे हैं, वो लावा चट्टानें होती हैं। इसे हम प्रारंभिक चट्टानें भी कहते हैं। इसके अलावा 2 और चट्टानें जैसे कि अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, 2 और चट्टानें पाई जाती हैं। तो मुख्यतः जो लावा चट्टान है ये सतह के नीचे से निकलता है, अर्थात ज्वालामुखी ये हमारी पृथ्वी का सतह है और ये ऊपर का क्रस्ट है और ये नीचे आवरण है। तो आवरण लावा कंडीशन में है, तो यहां से ये निकलता है। तो इस वजह से इस क्षेत्र में पाया जाने वाला जो तरल धातु है वो ज्वालामुखी नली के माध्यम से जो ऊपर आता है और वो इस सतह पर बिछ जाता है। अर्थात जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, अर्थात जो भी आग्नेय चट्टानें होती हैं, उन आग्नेय चट्टाने में धातुएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की धातुएं, लगभग सभी धातुएं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लौह, मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकिल, सोना, चांदी, तांबा, ये धात्विक खनिज के अंतर्गत जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी खनिज, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी ये इसी क्षेत्र में निकलते हैं, अर्थात ये लावा चट्टानों से निकलते हैं। ये कितने मुझसे मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि किस क्रम की चट्टानों में कौन सी खनिज की बहुलता सबसे अधिक होती है। तो मुख्यतः इन क्षेत्रों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो चट्टान होती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो चट्टान होती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानों से क्या तात्पर्य है? अवसादी चट्टान उन्हें कहा जाता है जो किन्हीं भौगोलिक कारणों की वजह से, किन्हीं भौगोलिक कारणों का क्या तात्पर्य है? जल की वजह से, वायु की वजह से या फिर हिमानी अर्थात बर्फ की वजह से अगर किसी परतदार चट्टान का निर्माण हो रहा है उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसमें जो चट्टानों का निर्माण होता है परत दर परत होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये सतह है, ये हमारी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा अर्थात सतह है, और यहाँ पर अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है या जल प्रवाहित हो रहा है तो ये अपने साथ में अवसाद लेकर के आता है और उसके साथ में बहुत विभिन्न प्रकार के जीव के अवशेष यानी कि उसके जीवाश्म और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के जो अवशेष हैं वो नदी के माध्यम से आते हैं और इस तरीके से परत दर परत एक चट्टान का निर्माण हो जाता है। विभिन्न प्रकार की परतें और उसके नीचे विभिन्न प्रकार के जीव वनस्पतियां इसके नीचे दबी रहती हैं। तो इस तरह से बनी हुई जो चट्टानें होती हैं उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। मुख्यतः अवसादी चट्टानों में भी खनिज पाया जाता है और काफी अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में अवसादी चट्टानों में भी खनिज पाया जाता है। अर्थात अगर धातु की हम बात करेंगे, धात्विक खनिज वो मुख्यतः भारत की इस मुख्य भूमि में पाए जाते हैं। अगर हम अधात्विक खनिज की बात करेंगे, जैसे कि पेट्रोलियम की बात की जाए, गैस की बात की जाए, कोयले की बात की जाए, तो ये सभी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका निर्माण परत दर परत जो भी वनस्पतियां और जीव दबते चले गए हैं, सतह में दबते चले गए हैं, तो उनसे इन चीज़ों का निर्माण होता है। जैसे वनस्पतियों से कोयले का निर्माण होता है। कोयला जब उसमें दबा रहता है, जब हम लोग खनिज में ही कोयला आगे पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि कोयला की जो मुख्य जो सिद्धांत होता है वो किस तरीके से कोयला का निर्माण होता है, उसमें ऊष्मा कहाँ से आती है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वनस्पतियों के ही दबने से अवसादी चट्टानों में से कोयला निकलता है। इसके अलावा जो कुछ चट्टानें होती हैं, तीसरे प्रकार की जो चट्टान होती है उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। कायांतरित चट्टानें जो होती हैं वो खुद में ही खनिज होती हैं, खुद में ही खनिज होती हैं। जैसे कि संगमरमर, संगमरमर चूना पत्थर का ही कन्वर्टेड रूप है, ठीक है ना। जैसे कि कोयले में से हीरा के निकलना वो कायांतरित चट्टान। जैसे स्लेट का निर्माण होता है,
ठीक है ना। तो ये किस प्रकार से होता है कि जो परतदार चट्टाने हैं या जो आग्नेय चट्टाने हैं, तो सतह के नीचे जो चट्टाने हैं ये इसमें बहुत अधिक दबाव है। तो और जैसे जैसे हम सतह के नीचे जाते हैं तापमान में वृद्धि भी होती है। तो अधिक ताप, अधिक दाब की वजह से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, उच्च ताप और दाब की वजह से किसी भी भौतिक वस्तु में उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक विज्ञान का ये नियम है कि अगर कोई भौतिक वस्तु है उसमें अगर उच्च ताप और दाब पड़ता है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो चट्टाने हैं इसमें चूंकि दबाव भी बहुत ज़्यादा है और तापमान भी बहुत ज़्यादा है, तो उच्च ताप और दाब की वजह से इन चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। और इस तरीके से जो चट्टाने परिवर्तित हो जाती हैं उन्हें कायांतरिक चट्टाने कहा जाता है। जैसे संगमरमर जो होता है वो एक कायांतरिक चट्टान का प्रमुख उदाहरण है, स्लेट कायांतरिक चट्टान का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। तो अगर हम भारत के इस क्षेत्र की बात करें, ये समुद्री क्षेत्र है, जैसे कि ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और ये अरब सागर। हमने एक और अध्याय कराया था जिसे भारत की समुद्री सीमाएं कहा जाता है। भारत की समुद्री सीमाओं में हमने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की थी, ठीक है ना। तो ये जो तट है इसे अपतट कहा जाता है, इसको अपतट कहा जाता है, अपतट, इसे अपतट कहा जाता है। तो इस अपतटीय क्षेत्र में भी, ये अपतटीय क्षेत्र जो होते हैं ये भी खनिज के भंडार होते हैं। अब वो क्यों होते हैं, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं जो हमारे सतह पर प्रवाहित हो रही हैं, मुख्य भूमि में प्रवाहित होती है, तो नदियां अंततः कहाँ जाती हैं, समुद्र में जाती हैं। नदियां अपने साथ क्या लेकर आ रही हैं, अवसाद लेकर आ रही हैं। तो जैसे ये क्षेत्र है मान लीजिए कोई, और ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये मुख्य भूमि की सतह है। तो यदि कोई नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, तो अपने साथ में जो अवसाद लेके आ रही है वो कहाँ पर जमा कर रही है, समुद्र में इस किनारे पर जमा कर रही है। तो यहाँ परत दर परत चट्टानों का निर्माण होने लगता है, परत दर परत यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण होने लगता है। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानें विकसित हो जाती हैं और इन अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है। तो मुख्य भूमि की अपेक्षा जो अपतटीय क्षेत्र है इसमें अधिक खनिज पाया जाता है, ठीक है ना, और अधिक महंगा खनिज भी यहाँ पर पाया जाता है। अर्थात मुख्य भूमि की अपेक्षा यहाँ से जो खनिज प्राप्त होता है तो मुख्य भूमि के आधार पर यहाँ पर जो खनिज होगा वो अधिक महंगा होगा, ठीक है ना। जैसे कि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम निकलता है, इस क्षेत्र से जो प्राकृतिक गैस है वो निकलता है। ये किस तरीके से निर्धारित होता है, अच्छा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ आ जाता है कि जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, किसी भी देश की कुछ दूरी तक, कहाँ तक, 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक कोई भी देश अपनी आधार रेखा से, आधार रेखा कहा जाता है जो कोई भी देश है उसकी जो ये तट रेखा है ये टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो इस टेढ़ी मेढ़ी तटों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे आधार रेखा कहते हैं। समुद्र में कोई भी दूरी इसी आधार रेखा से नापा जाता है, समुद्र में कोई भी दूरी इस आधार रेखा से नापा जाता है। तो इस आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। जो समुद्री सीमाएं होती हैं उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया होता है, अर्थात ये आधार रेखा और आधार रेखा से 12 समुद्री मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील, इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाता है, इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाता है। और उसके बाद 12 समुद्री मील से और आगे एक और 12 समुद्री मील पर एक सीमा होती है और उसके अलावा ये प्रादेशिक होता है और ये जो वित्तीय कार्य होते हैं उसके लिए एक सीमा बनाई जाती है। और इसके अलावा 200 समुद्री मील पर एक और सीमा बनाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो कोई भी देश अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक ही किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकती है, अर्थात उसे निकाल सकती है। इसके पीछे एक कारण रहा है, इसके पीछे कारण ये रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि समुद्र की जो सतह है वो कुछ इस तरीके से होती चली जाती है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसी पृथ्वी पे कहीं पर पर्वत है तो कहीं पे पठार है,
ठीक है ना, कहीं पे समतल मैदान है और कहीं पे सागर भी है, इसी पे कहीं पर सागर भी है, इस तरीके से कहीं पर सागर भी है। ठीक है, पृथ्वी आपको गोल जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल गोल नहीं है, भौतिक भूगोल में इस पर हम लोग बहुत विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और तो ये क्रस्ट पर अर्थात पृथ्वी की सतह पर ये सारी चीजें, अर्थात पर्वत भी इसी क्रस्ट पर है, पठार भी इसी क्रस्ट पर है, समतल मैदान इसी क्रस्ट पर है, और अगर कहीं सागर है वो भी इसी क्रस्ट पर है। और क्रस्ट की एक औसतन चौड़ाई होती है, क्रस्ट की एक औसतन चौड़ाई होती है, लगभग 34 किलोमीटर इसकी चौड़ाई जो है वो दर्ज की जाती है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे उसमें ये मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्रस्ट और ये जो बीच में है इसको आवरण कहा जाता है, और इसके नीचे पृथ्वी का कोर अर्थात गुरुमंडल होता है। तो ये वाली जो स्थिति है ये लावा कंडीशन में है, अर्थात किसी धातु की जो पिघली हुई अवस्था होती है उस अवस्था में ये है। अब मान लीजिए अगर कोई देश है, जैसे ये समतल मैदान है, यहाँ पर देश होते हैं, और कोई देश यहाँ पर खुदाई कर रहा है, यहाँ पर वो खुदाई कर रहा है, तो यहाँ पर इसका क्रस्ट जो है, यहाँ पर क्रस्ट की जो ऊंचाई मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र की सतह के अंदर की तरफ जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि क्रस्ट की जो मोटाई है वो कम होती जा रही है, क्रस्ट की जो मोटाई है वो कम होती जा रही है। और यदि अगर कोई देश यहाँ पर खुदाई कर दे तो यहाँ पर क्रस्ट के टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे विभिन्न प्रकार की भौगोलिक जो घटनाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, जैसे कि भूकंप की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर प्रारंभ हो सकती है। तो इस वजह से विश्व के वे सभी देश जिनकी समुद्री सीमाएं बनती हैं उन सभी देशों ने मिलकर के एक समझौता किया, और उसके माध्यम से तय किया गया कि कोई भी देश अपनी समुद्री सीमा से 200 समुद्री मील तक ही खुदाई कर सकता है और किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। तो भारत में ये जो 200 समुद्री मील का क्षेत्र बनता है इसमें पेट्रोलियम की बहुत बहुलता है, इसमें पेट्रोलियम की बहुत बहुलता है, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज है, जैसे कोयला भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पेट्रोलियम इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सभी क्षेत्र नदियाँ आकर के यहाँ पर गिरती हैं जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें खनिज की बहुलता बहुत ज़्यादा होती है। मुख्य भूमि की अपेक्षा अपतटीय क्षेत्र में खनिज अधिक होता है। ठीक है ना, मुख्य भूमि में अगर कोई खनिज निकलता है तो उस पर जो अधिकार होता है वो उस राज्य का होता है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई खनिज यहाँ झारखंड, उड़ीसा या ये जो छोटा नागपुर का पठार इस जगह से निकल रहा तो उस पर अधिकार जिस राज्य से वो निकलेगा उसका होता है। लेकिन अगर अपतटीय क्षेत्र से कोई खनिज निकलता है तो उस पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है, उस पर अधिकार केंद्र सरकार का। कुछ बातें आप इसी तरीके से, वैसे हमने ये सारी बातें जो एक बार पीछे जाकर के आप देख सकते हैं वीडियो, टॉपिक मैंने कराया था भारत की समुद्री सीमाएं, शुरुआत में ही मैंने करा दिया था भारत की समुद्री सीमाएं, इसको विस्तृत तौर पर हमने उसमें समझाया है। ठीक है ना, हम लोग चूंकि खनिज पढ़ रहे हैं और खनिज में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में जो ये क्षेत्र है अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है इसमें मुख्यतः पेट्रोलियम क्षेत्र की बहुलता होती है। इसमें सबसे प्रमुख जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वो यहाँ है, मुंबई से 176 समुद्री मील दूर अंदर अरब सागर में यहाँ पर एक स्थान है, नाम है मुंबई हाई। ये जो रेड कलर का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यह है मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है ये देश में लगभग 60% पेट्रोलियम का उत्पादन यहीं से होता है, अर्थात पूरे भारत में जितना भी पेट्रोलियम होता है, पूरे भारत में जितना भी पेट्रोलियम होता है उसका 60% सिर्फ मुंबई हाई से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है पेट्रोलियम का ये मुंबई हाई देश में। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, लेकिन अगर अपतटीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे मुंबई हाई, इसके अलावा ये कृष्णा और गोदावरी, यहाँ पर कृष्णा नदी का प्रवाह होता है इस तरीके से, और यहाँ पे गोदावरी नदी यहाँ पर आके मुहाना। तो कृष्णा और गोदावरी के मुहाने पर यहाँ पर एक क्षेत्र बनता है जिसे कहते हैं रावा अपतटीय पेट्रोलियम क्षेत्र, रावा अपतट पेट्रोलियम क्षेत्र। तो यहाँ पर एक क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र जो है ये भी पेट्रोलियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन अभी यहाँ से पेट्रोल निकाला नहीं जा रहा है, अभी यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, तो आगे चल करके यहाँ से भी पेट्रोल निकलेगा। लेकिन वर्तमान में ये जो क्षेत्र है मुंबई हाई यहाँ से पेट्रोल निकलता है। इसके अलावा खंभात की खाड़ी में दो प्रमुख स्थान आलिया बेट और खालिया बेट, ये भी भारत में
जो अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोलियम हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग इस पर सिर्फ समझ विकसित करेंगे कि मुख्यतः खनिज जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं। तो इससे जैसे कि यहाँ पर हमने बताया धात्विक खनिज यहाँ पर पाए जाएंगे, जैसे कि अधात्विक खनिज अपतटीय क्षेत्रों में होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन क्षेत्रों में अधात्विक खनिज नहीं होंगे, ठीक है ना। आगे चल करके हम लोग उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये रहा जो भारत में खनिज है वो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। ये बाकी इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र है और इसके अलावा उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत के मैदान में और हिमालयी क्षेत्र में धात्विक खनिज मुख्यतः यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन प्रमुखतः खनिज के लिए जो भारत में स्थान है वह है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत कहिए या फिर अपतटीय क्षेत्र कहिए। अपतटीय क्षेत्र पहले नंबर पे और उसके बाद मुख्य भूमि में प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य भूमि है ये खनिज के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना। खनिज जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किस किस तरीके से? पहला है धात्विक खनिज, अर्थात जो धातु है, धातु किसी प्रकार का धातु, जैसे लोहा एक धातु है, जैसे सोना एक धातु है। तो धातु जो होगा, मैंने बताया धात्विक खनिज कहाँ से निकलते हैं? आग्नेय चट्टानों से, अर्थात लावा प्रक्रिया से बनी हुई जो चट्टानें होती हैं उनमें पाया जाता है धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज। दूसरा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज दूसरा होता है अधात्विक, अर्थात जो धातु नहीं है, जो धातु नहीं है, जैसे नाइट्रेट, पोटास, जिप्सम, अभ्रक, कोयला, ये धातु नहीं है। इसके अलावा ईंधन खनिज होते हैं। तीसरा होता है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज इसे ऊर्जा खनिज, जिससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, आणविक ऊर्जा जो होता है। इसके अलावा कोयला या पेट्रोलियम, गैसेस। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है उसको ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरीके से खनिज को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किन किन वर्गों में? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन या ऊर्जा खनिज। पुनः जो धात्विक खनिज होते हैं ये इन्हें 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज, और दूसरा अलौह धात्विक खनिज, अर्थात वे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? लौह धात्विक खनिज कहा जाता है। अर्थात ये लोहे से युक्त होते हैं। आप देख पा रहे होंगे, अर्थात ये लोहे से युक्त होते हैं, इसमें लोहा मिला हुआ होता है, ठीक है। और दूसरा वो धातु होते हैं जिसमें लोहा नहीं मिला हुआ होता है, जैसे सोना, सोना में लोहा थोड़ी होता है, जैसे चांदी, चांदी में लोहा थोड़ी होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से ही जब उसे निकाला जाता है तभी उसमें लोहा पाया जाता है, उसमें लोहा की भी मात्रा होती है, उसमें लौह अयस्क भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो 2 तरह की धातुएं, धात्विक खनिज को पुनः 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज का तात्पर्य लोहे से युक्त धातु, और अलौह का मतलब होता है कि लोहे से रहित, अर्थात जिसमें लोहा नहीं पाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम प्रमुख लौह धात्विक खनिज की बात करें तो मुख्यतः कौन कौन से हैं? जैसे कि लौह अयस्क, इसके अलावा मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकिल, कोबाल्ट। इन सभी खनिजों के बारे में और भी खनिज हैं, हम लोग विस्तृत तौर पर एक एक करके धैर्यपूर्वक आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ नाम देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आया है अयस्क, क्योंकि ये पहली क्लास है और इसमें हम लोग समझ विकसित कर रहे हैं। तो अयस्क का मतलब आप लोग समझ लीजिए। अयस्क किसको कहा जाता है? किसी भी धातु का अयस्क होता है, और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी धातु का अयस्क होता है, ठीक है ना। अयस्क क्या क्या तात्पर्य है? जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं लौह अयस्क, लौह अयस्क, ठीक है ना। अयस्क का तात्पर्य है कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के सतह के नीचे यहाँ पर हम खुदाई करेंगे, और खुदाई करके जैसे यहाँ पर कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, ठीक है ना। आप देखिए, ये मान लीजिए कोई चट्टान है और इसमें लोहे की मात्रा हमने यहाँ पर डिटेक्ट किया, अर्थात ढूंढ लिया कि यहाँ पर लोहा पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर ड्रिलिंग की जाएगी और यहाँ पर खान तैयार किया जाएगा, अर्थात यहाँ पर एक प्रक्रिया से इसको यहाँ से निकाला जाएगा। मुख्यतः इसके लिए खान बनाए जाते हैं, तो वहाँ से इसको निकाला जाएगा। तो ये जिस रूप में, अर्थात ये जमीन के अंदर है तो ये चट्टान है, ये एक चट्टान है, तो इसको यहाँ से जब बाहर निकाला जाएगा, तो जिस प्राकृतिक रूप में कोई धातु बाहर निकलता है, प्राकृतिक रूप में जब कोई धातु बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है?
अयस्क कहा जाता है, वो उस धातु का अयस्क होता है। ठीक है, उसके बाद उसी अयस्क को उसको रिफाइन किया जाता है, अर्थात उसे प्यूरिफाई किया जाता है, साफ किया जाता है, और विभिन्न जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा कंपनियों में उस प्रमुख धातु को उससे पृथक किया जाता है और उसके बाद वो धातु का निर्माण होता है, अर्थात उसको बनाया जाता है। जैसे कि लोहा की बात करें तो लोहा जब जिस पृथ्वी के अंदर जब मौजूद होता है तो वो ब्राउन कलर की मिट्टी के जैसा दिखता है, पत्थर के जैसा दिखता है, मतलब थोड़ा मुलायम होता है लेकिन पत्थर जैसा दिखता है। जब इसे सतह से ऊपर निकाला जाता है, सतह से जब ऊपर निकाला जाता है तब इसे विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उससे गुजरने के बाद जब उसे प्यूरिफाई किया जाता है, जब उसे साफ किया जाता है, उससे फिर लोहा का निर्माण होता है। जमशेदपुर इसका सबसे बड़ा संयंत्र केंद्र है। तो लोहा इस तरीके से बनता है। तो जिस प्राकृतिक रूप में वो निकल रहा है, जैसे कि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल जब वो जमीन से निकलता है तो ऐसा नहीं कि जमीन से निकालिए और गाड़ी में ले जाकर डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो जिस अवस्था में वो निकल रहा है, कीचड़ की अवस्था में होता है। जैसे आपने ग्रीस देखा होगा तो ग्रीस की अवस्था में पेट्रोलियम होता है काले रंग का, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी केंद्र है वो जामनगर में, गुजरात के जामनगर में। तो मुंबई हाई से पेट्रोल उसी अवस्था में निकलता है और गुजरात का जो जामनगर है वो यहाँ पर है, यहाँ लाया जाता है और उसको यहाँ पर तैयार किया जाता है। रिलायंस का पेट्रोलियम रिफाइनरी केंद्र है यहाँ पे, तो वो यहीं पर स्थित है। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। तो जिस अवस्था में जो खनिज सतह से अर्थात जमीन से निकाला जाता है तो जो अवस्था उसकी जो प्राकृतिक अवस्था उसे अयस्क कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जैसे लौह अयस्क, जैसे कि एल्युमिनियम मैग्नीज अयस्क से बनता है, मैग्नीज अयस्क उसका नाम है, उससे एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। क्रोमाइट है, पायराइट, टंगस्टन, निकिल, कोबाल्ट और भी बहुत सारी हैं। इसके अलावा जो अलौह धात्विक खनिज है अर्थात जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती, उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है सोना, चांदी, तांबा, सीसा। ये सीसा कांच नहीं है, मैंने बताया था कांच की बात। कांच जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर गंगा यमुना जो दोआब है यहाँ पर भारत में सबसे अधिक कांच पाया जाता है। ये गंगा और यमुना का जो दोआबी क्षेत्र जो रेत होता है उस रेत में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। भारत में सबसे अधिक कांच यहीं पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये सीसा है, हम शीशे की बात कर रहे हैं। सीसा कांच नहीं होता, सीसा एक धातु होता है, सीसा एक धातु होता है। आपने जो घरों में बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर में, उसमें देखे होंगे जो ऊपर घुंडी जिसमें दोनों तार लगे होते हैं, काले और जो लाल वाले तार लगते हैं जिस घुंडी में लगते हैं, वो लेड होता है, वो मुख्यतः लेड होता है। तो लेड एक धातु है, लेड जो है एक धातु, इसे सीसा अर्थात लेड, इसको लेड कहा जाता है। तो ये एक धातु के अंतर्गत आता है, आप इसे कांच नहीं समझेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा बॉक्साइट, टीन, प्लेटिनम, उसके अलावा मैग्नीशियम, ये जो प्रमुख चीजें हैं ये अधात्विक अलौह धातु हैं। इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये प्रत्येक वो धातु है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अधात्विक खनिज जो होते हैं, अधात्विक खनिज जो धातु नहीं है, अर्थात तो किसी तत्व से मिलकर के निर्मित हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? नाइट्रेट, पोटास, जिप्सम, अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, सेलखड़ी, संगमरमर। ये जो प्रमुख धातुएं हैं, खनिज हैं, ये अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ईंधन खनिज में पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम जो होता है ये ईंधन अर्थात जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जैसे कोयला अधात्विक खनिज में भी आता है, लेकिन कोयले से ऊर्जा प्राप्त होता है, कोयले को जलाया जाता है उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। तो कोयला एक ईंधन खनिज के अंतर्गत भी आएगा, उसे जलाया जाता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ईंधन खनिज, कोयला। इसके अलावा जो आणविक एटॉमिक एनर्जी है, आणविक ऊर्जा है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आएगा, इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रहा ऊर्जा के जो भारत में खनिज है उसके विभिन्न प्रकार, और उसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख खनिज हैं इन्हीं के बारे में हम लोग मुख्यतः विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। क्लास बहुत लंबी होने वाली है, अर्थात इसके कई भाग होंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी सवाल और कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। भारत के भूगोल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं गिने चुने, उन सभी टॉपिकों में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो खनिज भी है। इसीलिए मेरे साथ खनिज को
थोड़ा ठीक से पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमसे इसे पढ़ने का आपको एक बेहतर फायदा होने वाला है, और वो ये है कि मैं इसमें सटीकता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, और मैं अपने इसके पहले की जो क्लासें हुई हैं उसमें भी मैं सटीकता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा कराया गया कोई भी क्लास, उसमें कोई भी टॉपिक गलत ना हो, इस पर हम बहुत विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों ने कहीं भी कोई भी चीज़ अगर गलत देखा है तो आप उसे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आप वीडियो पे कमेंट, आप क्लास पे आपको क्लास कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट जरूर किया करें। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप देख पा रहे होंगे इस समय में भी दोपहर में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, पंखा तक नहीं चलाया जाता है ताकि उसमें आवाज़ थोड़ी ठीक हो जाए। तो बहुत दिक्कतों के साथ हम आप लोगों के लिए सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, तो थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार आप भी हमें दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, और हर हाल में जब भी आप कोई वीडियो देखें, जब भी आप कोई क्लास पढ़ें, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे अंदर दो चीज़ें लेकर आएगी। एक तो हमारे अंदर सुधार आएगा, अगर कोई गलती है तो, अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया है या ऐसा बता दिया है जो गलत है तो हम उसे सही कर सकते हैं, उसे सुधारा जा सकता है। और दूसरा, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हमें मोटिवेट करेगी ताकि हम और बेहतर करें, आप लोगों के लिए हम और मेहनत करें। तो आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चैनल को शेयर किया करिए, इसको जो लिंक है आप जो देख रहे हैं इसे दूसरे अपने मित्रों को भी शेयर किया। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है, ठीक है। तो ज्ञान को बांटते रहिए। ये हमारा शुरुआती दौर है, हम लगातार सोच रहे हैं कि आप लोगों को क्या क्या दी जाए। आगे जो हमारा प्रोग्राम है, हम सभी प्रकार की क्लासेस, अर्थात जो भी कंपटीशन में चारों सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, चारों क्लासेस प्रतिदिन आप लोगों को मिले, हम इस प्रयास में हैं, और बहुत जल्द हम ये संभव कर जाएंगे कि आपको प्रत्येक क्लास डेली मिले, ठीक है। बशर्ते थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। अगला है कुछ यहाँ पर मेन पॉइंट है जो कि धातु में समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक खनिज जो है वो लोहा का है। चूँकि मैंने बताया था भारत का ये पूरा क्षेत्र जो है ये गोंडवाना की चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान है। भारत का एक बड़ा हिस्सा आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, तो इसमें मुख्यतः लोहा की बहुलता होती है। धातु खनिज में जो गोंडवाना की चट्टान है इसमें मुख्यतः धातु खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक खनिज लोहा का है। लोहा के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। वैश्विक आधार पर देखा जाए तो इसका चौथा स्थान बनता है। इसके अलावा भारत में अधिकतर जो खनिज है, मैंने बताया था कि अपतटीय क्षेत्र तथा पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि ये अपतटीय क्षेत्र कहलाता है। सबसे अधिक जो खनिज है वो कहाँ पर? इसी अपतटीय क्षेत्र में या फिर भारत के जो पठारी क्षेत्र हैं इनमें पाया जाता है। भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज पेटी है, ठीक है ना, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र है इसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। इसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है छोटा नागपुर के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुआ है। इन 4 प्रमुख राज्यों में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये भारत में खनिज का, यहाँ पर खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक खनिज जो है वो भारत के इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र कहा जाता है। सबसे अधिक कोयला इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लोहा भी यहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो खनिज की यहाँ पर बहुलता है और इसी बहुलता के कारण
चूंकि यहाँ पर कोयले की बहुत ज़्यादा बहुलता है, इसी वजह से इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर लिखा होगा कि भारत की सबसे अच्छी सबसे महत्वपूर्ण खनिज पेटी छोटा नागपुर पठार की पेटी है, इसी कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर से क्या तात्पर्य है, आइए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। यूरोप में एक देश है जर्मनी, यूरोप में एक देश है जर्मनी, और जर्मनी ये यूरोप है ऐसे, ठीक है ना, ये यूरोप का हमने उत्तरी हिस्सा बनाया, यूरोप का उत्तरी हिस्सा। तो यहाँ पर एक देश है जर्मनी, यहाँ पर एक देश है जर्मनी, और इसी में दो देश और हैं किनारे पर ही इसके। तो ये जर्मनी में एक प्रमुख नदी निकलती है, जर्मनी में एक प्रमुख नदी है, जर्मनी की प्रमुख नदी नाम है राइन नदी, और राइन ये उत्तर सागर है, ये उत्तर सागर है। तो राइन नदी जर्मनी में निकल करके और उत्तर सागर में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। इसी राइन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है इस तरीके से, इसका नाम है रूर नदी, इस नदी का नाम है रूर नदी। तो राइन नदी और रूर नदी के बीच का ये जो क्षेत्र बन रहा है, राइन नदी और रूर नदी के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक कोयले का भंडार यहाँ पर है, सबसे अधिक कोयले का भंडार यहाँ पर है, ठीक है ना। और चूंकि भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार इस क्षेत्र में है, छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में है, यही कारण है कि इसकी तुलना हम जर्मनी के इस रूर क्षेत्र से करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। रियल में रूर प्रदेश कहाँ है, यहाँ जर्मनी में है, लेकिन भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार की पेटी को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसको भारतीय खनिज का हृदय भी कहा जाता है, इसे भारतीय खनिज का हृदय भी कहा जाता है, चूंकि खनिज की सबसे अधिक बहुलता, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण इसे भारतीय खनिज का हृदय भी कहा जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि भारत में खनिज अलग अलग चट्टानों में पाया जाता है। एक और टॉपिक हमने पहले करा दिया था, भारत की भूगर्भिक चट्टानें, भारत की भूगर्भिक चट्टानें, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, आप उसे जरूर। मैंने 2 चैप्टर के नाम लिए हैं, मुख्यतः 3 चैप्टर के। ये गोंडवाना को समझने के लिए मैंने बताया कि बिल्कुल पहली क्लास, भारत के भूगोल की पहली क्लास, आप उसे एक बार जरूर देख लें। खनिज पढ़ने से पहले ये 2-3 टॉपिक आप जरूर देखें। पहला, एक तो पहली वाली क्लास, उसके अलावा मैंने बताया कि भारत की जो समुद्री सीमाएं हमने कराई थी, भारत की समुद्री सीमाएं, आप उसे एक बार जरूर देख लें, उसके बाद आप खनिज पढ़ें। इसके अलावा हमने भारत की भूगर्भिक चट्टानें भी करा दी हैं, भारत की भूगर्भिक चट्टानें, अर्थात भारत की सतह जो है, ये जो चट्टान जमीन है, तो जमीन के नीचे कितनी प्रकार की चट्टानें पाई जा रही हैं और उसकी प्रमुख क्या विशेषता है। तो भारत की भूगर्भिक जो चट्टानें हैं उसमें मुख्यतः 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और अलग अलग चट्टानों में अलग अलग प्रकार के धातु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। वहाँ पर हमने विस्तृत तौर पर चर्चा की थी, चूंकि खनिज पढ़ रहे हैं तो हम लोग खनिज पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो भारत में जो खनिज है अलग अलग चट्टानों में पाया जाता है, जैसे कि लोहा, मैग्नीज, जस्ता, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, चांदी, अर्थात धात्विक खनिज की यहाँ पर बात हो रही है। आप इसे सामान्यतः धात्विक खनिज भी लिख सकते हैं, जैसे कि लोहा, मैग्नीज, जस्ता, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, चांदी, ये सभी धारवाड़ क्रम की चट्टानों पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये जो क्षेत्र है ना कर्नाटक का, ये जो क्षेत्र है, कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया धारवाड़। कोलार की खान, हट्टी की खान इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कर्नाटक में यहाँ पर स्थित है, तो इसको कहा जाता है धारवाड़ की चट्टानें। तो जो प्रमुख धातुएं हैं भारत में, जो भी धातुएं हैं, ये मुख्यतः किस चट्टान में पाई जा रही हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर। इसके अलावा अधात्विक में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ये कहाँ पाया जाता है, विंध्य क्रम की चट्टानों में। विंध्य श्रेणी भारत के यहाँ पर स्थित है। ये जो क्षेत्र है भारत का, इसे विंध्य श्रेणी कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, इसे मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, है ना। ये क्षेत्र जो है ये भारत का, इसे विंध्य क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः जो भवन निर्माण सामग्री होती है वो मुख्यतः यहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि अब देखेंगे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इस तरीके, संगमरमर, मुख्यतः संगमरमर भी इसी श्रेणी में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा कोयला, कोयला सबसे ज़्यादा नदी घाटियों में पाया जाता है, कोयला सबसे अधिक नदी घाटियों में पाया जाता है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटियों में यहाँ पर विकसित होती हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी,
यहाँ पे दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी के नीचे महानदी घाटी, महानदी घाटी के नीचे गोदावरी घाटी, ठीक है ना। तो ये जो घाटियाँ हैं यहाँ पर कोयले की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है, ठीक है। तो इन्हें गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। तो कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। इसके अलावा पेट्रोलियम जो है ये टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम सबसे अधिक टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। ये रहा है आपका जो खनिज है भारत में, ठीक है ना। तो उससे संबंधित और कुछ बेसिक चीजें हैं। अब एक एक खनिज हम लोग पढ़ेंगे। जो छोटे खनिज होंगे, जो कम महत्वपूर्ण होंगे, वो 2-2, 3-3 हम एक ही क्लास में करा सकते हैं। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि लोहा है, जैसे कि कोयला है, तो इनको हम लोग ठीक तरीके से पढ़ेंगे। अर्थात जहां से सवाल बनने की संभावना खनिज में सबसे अधिक है उसको हम थोड़ा ठीक से, इसके अलावा जो कम महत्वपूर्ण है या फिर जहां से सवाल थोड़े कम बने हैं उनको एक एक वीडियो में 2-2, 3-3 खनिज हम इस तरीके से करके पढ़ने वाले हैं। लेकिन सटीकता और संपूर्णता को हम विशेष ध्यान देंगे। अगर आपको खनिज पूरा पढ़ना है और आप चाहते हैं कि खनिज से बनने वाला कोई भी सवाल आप किसी भी परीक्षा में छोड़ के ना आए, तो आपके लिए हमारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।